हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो मेरे बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, हमने लास्ट लेक्चर में ना डेवलपमेंट पाथ पढ़ लिया था चाइना का। आज बेटा डिस्कशन स्टार्ट करना है डेवलपमेंट पाथ ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। आपके लिए सबसे आसान बात यह है कि पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट पाथ है इट इज कट कॉपीड पेस्ट फ्रॉम इंडिया, यानी कि दोनों में से किसी एक का पढ़ लो, सब चिपका देना, बिल्कुल एक जैसा। ठीक है जी। बाबू, आपने चाइना के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, मैं एक बार याद करा देता हूँ, मुझे पता नहीं आपको याद है करें। ग्रेट लीप फॉरवर्ड याद आया? ग्रेट लीप फॉरवर्ड, माओ जेडोंग याद आया? तानाशाह, शायद तानाशाह था, सोच सही थी उसकी कि उसको क्या चाहिए, हर बैकयार्ड में एक इंडस्ट्री चाहिए। चाइना के घर घर में एक इंडस्ट्री चाहिए थी उसको, और उसी का रिजल्ट है कि चाइना आज कितनी आगे पहुंच चुका है भाई। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी होना इतने बड़ी दुनिया में, वो भी आसान बात नहीं थी। ठीक है ना। अब आप सोचो, ये 50 साल पहले किए गए काम के आफ्टर इफेक्ट है। 50 भी क्या, 70 75 साल पहले किए गए चीज के आफ्टर इफेक्ट है। 1958 में जीएलएफ आ गया था, ठीक है ना। और उसके बाद ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, जहाँ बेटा रशिया के प्रोफेशनल्स, रशिया ने विड्रॉ कर लिए थे फ्रॉम चाइना, तो वो उसने सारे प्रोफेशनल अपने खुद के देश में ट्रेंड करवाए, रूरल एरियाज में। याद आ रही है बात? फिर डुअल प्राइसिंग की भी हमने बात पढ़ी थी, SCZ भी पढ़ा था हमने, सब याद आ रहा है? फर्स्ट फेज ऑफ रिफॉर्म भी पढ़ा था, सेकेंड फेज ऑफ रिफॉर्म भी पढ़ा था, तो सब याद आ रहा है? ये सब बातें हमने चाइना में पढ़ी थी। अब पाकिस्तान की चर्चा शुरू करते हैं और इंडिया के साथ साथ। बाबू, मेरे कोर्स में सिर्फ पाकिस्तान के बारे में लिखा हुआ है, डेवलपमेंट पाथ इंडिया का नहीं लिखा हुआ, पर कहीं ना कहीं बीच में लाइन आएगी कि इंडिया का बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है जी, खैर कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ना शुरू करो, मैं फिर भी एक्सप्लेन करूंगा। पाकिस्तान ऑल्सो फॉलोज द मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। हमने तो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल फॉलो किया था, याद है ना क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमी? देखो, एक तो होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो अमेरिका ने, यूएसए ने अडॉप्ट की थी। क्या था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? all the means of production are owned by the private sector only. What to produce, how to produce, and for whom to produce, these all economic decisions are taken by the private sector. Government role is confined only to make law and order or defense or administration. Government का काम इतना सा होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली। प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ नौकरी कर रहा है, जो चाइना ने अडॉप्ट किया था। इंडिया ने दोनों का मिक्सचर अडॉप्ट किया था कि प्राइवेट सेक्टर भी ऑनर है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, और पब्लिक सेक्टर भी ऑनर है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का। सरकार खाली एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर नहीं मैनेज करेगी, सरकार प्रोडक्शन भी देखेगी। समझ आ रही है? यही पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया था मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। चलो जी, पहले बस यहीं तक पढ़ना। पढ़ा आपने? बाबू, इसने लिखा हुआ है ना कि इन द लेट 1950s एंड 60s पाकिस्तान इंट्रोड्यूस्ड अ वैरायटी ऑफ रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क, ब्रैकेट में लिखा है फॉर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सर सेम काम इंडिया ने भी कर दिया था 1956 में, सेम, बिल्कुल सेम, बिल्कुल पॉलिसी सेम है। इंडिया की भी एक ही फिलॉसफी थी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब समझते हो ना, कि मुझे बाहर से इंपोर्ट नहीं करना, उसका सब्सटीट्यूट इंडिया में ही ढूंढना है, इंडिया में ही प्रोड्यूस करना है। बाबू, इंडियन गवर्नमेंट की सोच, पाकिस्तान गवर्नमेंट की सोच ना यहाँ थोड़ी सी गलत हो जाती है अगर हम करंट सिनेरियो को देखें। आपको तो लग रहा होगा शायद उस सिचुएशन के हिसाब से ठीक था। यार देखो, इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगाना कोई सोल्यूशन नहीं था, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना जरूर एक सोल्यूशन था। मैं समझाने के लिए एक बात बोलता हूँ। 1991 में आपने जाके ग्लोबलाइजेशन करा, 1956 में आपने एक पॉलिसी ले ली जो 1990 तक चली। वो पॉलिसी पता क्या थी? ना तो हम देश के बाहर झांकेंगे, ना किसी को झांकने देंगे। जो कुछ बना सकते हो ना देश में रिसोर्सेज, वही बनाओ, वही खाओ, वही पियो, बाहर से कुछ नहीं लाना, कुछ इंपोर्ट नहीं करना। ये पॉलिसी बना दी सरकार ने, ना एक्सपोर्ट करना ना इंपोर्ट करना। अब क्या होता है सर, सरकार फॉरेन एक्सचेंज अर्न कैसे करेगी?
आप क्या कर रहे हो, आप कुछ भी कह लो, आप मैं इंपोर्ट नहीं करूंगा, अगर आप सब चीजें मना भी करोगे तब भी दो चीजें आप हमेशा इंपोर्ट करते रहे, एक क्रूड ऑयल, एक कैपिटल गुड्स, जो सबसे महंगी चीजें हैं, वो तो उसका तो इंपोर्ट कभी नहीं रुका, आपने सब चीजों का इंपोर्ट रुक दिया, वो दो चीजों का इंपोर्ट लगातार चलता रहा, सरकार खुद क्रूड ऑयल खरीद कर लाती थी, भर भर के पैसे गए जेब से, भर भर के, कैपिटल गुड्स सरकार खुद खरीद कर लाती थी, भर भर के पैसे गए, कमाए आपने फॉरेन एक्सचेंज है नहीं। तभी तो 1991 में एक हालात ऐसे आ गए थे कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ इतना रह गया था कि हम 15 दिन का इंपोर्ट कर सकते थे, 16वें दिन इंपोर्ट करने के पैसे नहीं होते हमारे पास, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल खाली, 15 दिन से वो रिड्यूस होते होते 7 दिन का रह गया। जब बहुत प्रेशर बढ़ा तो वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और वर्ल्ड बैंक का एक ही जवाब था, एलपीजी ले आओ, मेरे से लोन ले जाओ, मैं अभी भी लोन दे दूंगा तुम्हें। समझे यार, पॉलिसी ना कहीं गलत थी, पॉलिसी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन नहीं, पॉलिसी होनी चाहिए थी एक्सपोर्ट प्रमोशन। आपने कहा नहीं नहीं, इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करेंगे, जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते थे अर्लियर अब उनको इन हाउस प्रोड्यूस करेंगे। आपने बाहर झांकने से मना कर दिया, वो बाहर ना झांकने की वजह से ना बहुत परेशानी बढ़ गई, 30-35 साल आप झेलते रहे और 1991 में फाइनली आपको एलपीजी लाना पड़ा, बाहर झांकना ही पड़ा, ग्लोबलाइजेशन लाना पड़ा। समझ में आ रही है बात? सेम काम पाकिस्तान के साथ हुआ, सेम इंडिया के साथ हुआ, बस पाकिस्तान के साथ 3 महीने पहले हो गया, उनके साथ 1988 में हो गया। बाबू जो चीज़ इंडिया को 1991 में फेस करनी पड़ी वो पाकिस्तान 3 साल पहले फेस कर गया 1988 में, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले आए थे, उनके यहाँ एलपीजी 1988 में आ गई थी। ठीक है जी, अभी तक दोनों बातें समझ में आई। पाकिस्तान ने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल अडॉप्ट करा, इंडिया ने भी वही किया था। पाकिस्तान ने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी को अडॉप्ट करा, इंडिया ने भी वही किया था। और आपको बता देता हूँ बेटा, एक बात शायद इसमें लिखी नहीं भी पर मैं बता देता हूँ, पाकिस्तान ने भी लीड रोल दिया था बेटा अपने पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को नहीं, सेम चीज इंडिया ने भी करी थी। भाई पाकिस्तान बना तो इंडिया में से ही था ना, जो 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, भाई इकोनॉमी तो खोखली हो चुकी थी ना हमारी, पैसे तो थे ही नहीं हमारे पास, तो बाबू प्राइवेट सेक्टर के हाथ में पैसे तो थे नहीं। तो बाबू जब आप हिस्ट्री में जाके पढ़ोगे, अभी मैं चैप्टर 2 में पढ़ाऊंगा आपको, मैंने फर्स्ट के बाद सीधा एक चैप्टर स्टार्ट किया है, तब आपको पता लगेगा यार हम बिल्कुल खाली हो चुके थे। जब बिल्कुल खाली हो चुके थे तो बाबू लीड रोल दिया गया पब्लिक सेक्टर को कि ग्रोथ अब आपके हाथ में है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं है, जब इनके पास आएगा तब इनको देखेंगे, अभी तो पैसा नहीं है, 1950s में तो पैसा नहीं था। तो वो पब्लिक सेक्टर को लीड रोल दिया गया, सेकेंडरी रोल दिया गया प्राइवेट सेक्टर को इन द ग्रोथ प्रोसेस। सेम इंडिया ने भी यही करा, पाकिस्तान ने भी यही करा, था ही नहीं ना पैसा। तीनों बातें क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ एक लाइन पढ़नी है, सिर्फ एक, सिर्फ यहां तक। पढ़िए आपने एक लाइन। बाबू मुझे कुछ और नहीं, एक छोटी सी चर्चा करनी है, द पॉलिसी कंबाइंड टैरिफ प्रोटेक्शन। शायद आपको कुछ वर्ड याद है, मैंने WTO एक टॉपिक 11th क्लास में कराया था, तब इसका जिक्र किया हुआ है। कुछ याद है बाबू? चाहे पाकिस्तान था चाहे इंडिया था, दोनों ही अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे थे थ्रू कोटास एंड थ्रू टैरिफ्स। अब ये कोटास और टैरिफ्स क्या होते हैं मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, वैसे जिनको याद आया है वो उनको याद आ गया। बेटा कोटा का मतलब होता है क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, क्वांटिटी के थ्रू रेस्ट्रिक्शन लगाना, और टैरिफ का मतलब होता है हाई टैक्स रेट। ठीक है बाबू, चाहे इंडिया था चाहे पाकिस्तान था, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ये बचाते थे इन दोनों के थ्रू। कैसे बचाते थे आइडिया देता हूँ। मैंने क्या बोला, इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते थे ये पूरे तरीके से, जिन चीज़ों पे पूरे तरीके से रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे थे, मान लो इंडिया में कोई चीज़ पैदा ही नहीं होती, क्या करोगे, इंपोर्ट ही करोगे ना, ठीक है ना, तो भाई उसका तो कोई इलाज ही नहीं है, क्रूड ऑयल इंडिया में होता ही नहीं, वो तो इंपोर्ट ही करोगे। जिन पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो उन पे लगाओ, जिन पे नहीं लगा सकते वो इंपोर्ट कर रहे थे।
अब मान लो राइस है, इंडिया में हो भी ठीक रहा था, पर कई बार ऐसा होता था फसल की शॉर्टेज होगी, नेचुरल कैलामिटी आ गई, बर्बाद होगी, तो इंपोर्ट अलाउड कर देते थे। लेकिन अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी बचाते थे, कैसे? थ्रू कोटास। कोटा मतलब क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। मान लो बेटा ये आप इंपोर्ट कर रहे हो फ्रॉम यूएस से राइस, ठीक है बाबू, जब आप इंपोर्ट कर रहे हो ना, इन्होंने ना एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि इंपोर्ट हो तो सकता है राइस का, बट 1 लाख किलो से ज़्यादा नहीं। 1 लाख किलो तक किसका बिकेगा? अमेरिका का खरीद सकते हो। उसके बाद तो इंडिया से ही बाय करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है आपके पास। तो दिखाई दे रहा है अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने की कोशिश की जा रही है। और मैं अगर कहूँ ये राइस मान लो बेच रहे थे 3 रुपये किलो और इंडिया बना रहा था 5 रुपये किलो, सर बिकना तो सिर्फ इसका चाहिए, जो सस्ता बनाएगा वो सस्ता बेचेगा। ये 3 रुपये किलो बेच रहा है, आप 5 रुपये किलो, आपका कैसे बिक जाएगा? और वो तब भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जाता था। कैसे प्रोटेक्ट किया जाता था? थ्रू टैरिफ्स। टैरिफ मतलब टैक्स रेट लगाकर, हैवी टैक्स रेट। अब खाने पीने की चीज़ों पे इंडिया में सबसे कम टैक्स रेट है, बहुत सारी जगहों पर ज़ीरो भी है। पर अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट हद पार कर देती थी। कैसे बाबू? कस्टम एक्ट में चेंज किया, राइस के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी 100%। कितने का राइस आ रहा है वहां से? 3 रुपये किलो। यहाँ पर कितना टैक्स लग गया? 3 रुपये किलो का ही 100% टैक्स रेट, यानी कि कितने का पहुंचा? 6 रुपये किलो। अब किसका बिकेगा? कौन खरीदेगा महंगा? लोग कहेंगे 500 रुपये किलो इंडिया में मिल रहा है, मैं अमेरिका का सामान 6 में क्यों खरीदूँ, सस्ता ही खरीदूंगा। कंज्यूमर की सोच तो हमेशा ही सस्ते की है ना, इंडिया का ही बिक रहा है। तो बाबू आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते थे दोनों पॉलिसीज से, थ्रू कोटास एंड टैरिफ्स। टैरिफ मतलब टैक्स रेट से प्रोटेक्शन देना, और कोटा मतलब क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगाना। क्लियर है बात? कोई दिक्कत हुआ, परेशानी तो नहीं? मैंने अभी तक जितनी बात बोली सब समझ में आ गई? 4 बातें बोली। मिक्स्ड इकोनॉमी हमने, मिक्स्ड इकोनॉमी पाकिस्तान ने। पब्लिक सेक्टर को लीड रोल दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल। दोनों देशों ने सेम काम किया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन उन्होंने, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमने। कोटा टैरिफ्स उन्होंने, कोटा टैरिफ्स हमने। सारी पॉलिसी समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, बस यहां तक पढ़ना। मतलब समझते हो ग्रीन रेवोल्यूशन का? सबने पढ़ा होगा बाबू। ग्रीन वर्ड क्रॉप को रिप्रेजेंट करता है, और रेवोल्यूशन मतलब एक ड्रास्टिक चेंज को। बाबू जब क्रॉप की प्रोडक्टिविटी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, उस सिचुएशन को बोला जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडिया में आया था 1965 में। कुछ बुक ऐसा कहती हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन 2 अलग अलग फेजेस में हुआ, एक मिड 60s टू 70s, एक मिड 70s टू 80s। पर बाबू दूसरे के फेवर में बहुत कम इकोनॉमिस्ट हैं, हमने तो एक ही फेज पढ़ी आज तक ग्रीन रेवोल्यूशन की, 1965। सर सेम काम पाकिस्तान में भी हुआ था, सेम काम इंडिया में हुआ था, बस 2-3 साल का फर्क रहा है, ठीक है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ बेटा? एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हुए थे, एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा चेंज हुआ था, ठीक है ना। उनके देश में भी हुआ था, हमारे देश में भी हुआ था, ठीक है। आगे बढ़े, 5 बातें सेम पढ़ते रहो आगे। मैं एनालिसिस करूंगा, अभी आगे वाली बात भी पढ़ दो, थोड़ी सी बात आगे है, बस इतना ही है पढ़ना। पढ़ा आपने? सुनो
वो आपने अभी पीछे एक लाइन पढ़ी होगी, नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। नेशनलाइजेशन वर्ड हाईलाइटेड भी था भाई। कैपिटल गुड्स आपको पता है इंडिया में भी शॉर्टेज थी, सेम सिचुएशन पाकिस्तान में भी थी। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक पॉलिसी बनाई नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, कि पब्लिक सेक्टर सारा पैसा लगाएगा, मतलब सरकार सारा पैसा लगाएगी, मशीनरी हम इन हाउस बनाएंगे, इंपोर्ट भी बंद कर देंगे मशीनरी का। पॉलिसी बनाई, अच्छी बनाई कि सरकार सारा कैपिटल गुड्स बनाएगी और हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आगे बढ़ेंगे, एक के बाद एक इंडस्ट्री सेटअप करेंगे अपने देश में। सेम चीज़ इंडिया ने भी सोची, सेम चीज़ पाकिस्तान ने भी सोची, और ये चली बहुत कुछ टाइम के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को भी समझ में आ गया कि हम भी सारा पैसा नहीं लगा सकते। और आखिरी में 1988 में ग्रोथ वाज लिंक्ड टू द प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सेम सिचुएशन इंडिया में हुई इन 1991 वेयर ग्रोथ वाज लिंक्ड टू द प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जहाँ ग्रोथ को प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के साथ लिंक कर दिया। हमें समझ में आ गया कि देश के अंदर झांकते रहेंगे कुछ नहीं होगा, बाहर जाना पड़ेगा, बाहर से सामान लाना भी पड़ेगा, बाहर बेचना भी पड़ेगा, तभी हम फॉरेन एक्सचेंज कमा भी पाएंगे। हमें यह भी समझ में आ गया कि पब्लिक सेक्टर को लीड रोल देना गलत नहीं था जब तक उसके पास पैसे नहीं थे प्राइवेट सेक्टर के पास। अब पैसे आ चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर को लीड रोल दे दिया जाना चाहिए। सेम काम पाकिस्तान ने 1988 में किया, हमने 1991 में प्राइवेटाइजेशन भी किया और ग्लोबलाइजेशन भी किया। एक एक्सटेंट तक पब्लिक सेक्टर को इंपॉर्टेंस देना ठीक रहा, उसके बाद नहीं चला वो काम। ठीक है, समझ में आया सारा का सारा डेवलपमेंट बात। सेम बात लिखनी है बेटा, मेरे साथ साथ देखना शुरू करो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फटाफट से।
फटाफट से लिखना बेटा। चलो चलो सामने देखो बेटा। बाबू डेवलपमेंट पाथ लिख लिए हमने इंडिया और पाकिस्तान के। लिखने का तरीका शायद आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। बाबू मान लो डेवलपमेंट पाथ पेपर में पाकिस्तान का लिखने को आते हैं, 3 पॉइंट ये पाकिस्तान को रिलेट करते हैं, ये लिखोगे। ये सारे पॉइंट एज इट इज लिखोगे, बस ये वर्ड 3 नहीं लिखने, बाकी सब कुछ एज इट इज। ठीक है। अगर इंडिया के लिखने को आ गए, ये 3 स्टार्ट लिखोगे, शुरू के 6 पॉइंट एज इट इज, बस इंडिया वाली बात लिखोगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1991 एंड ग्रोथ वाज लिंक्ड टू द प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। पाकिस्तान वाली बात हटा देंगे। ठीक है, मैंने पूरा टॉपिक पाकिस्तान के एंगल से लिखा है, बस इंडिया के लिए 3 वर्ड लगाए हैं, बाकी सब कुछ एज इट इज इंडिया में भी हुआ है। ठीक है, तभी जानबूझ के किसी भी जगह पे ईयर नहीं लिखा, किसी भी जगह पर। हर दोनों देशों में 2-2, 3-3 साल का डिफरेंस है हर जगह पर जानबूझ के नहीं लिखा कि पेपर में दोनों लिख पाओगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। आईडी में मैंने बहुत मेहनत की हुई है, मैं हमेशा बताता हूँ ना, आईडी मेरी कोर है, कोर। चलो आओ आगे बढ़ाते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है डेमोग्राफिक इंडिकेटर। बाबू अब हम डेमोग्राफिक फैक्टर का जिक्र करने जा रहे हैं। अच्छा, क्या हमने डेमोग्राफिक फैक्टर वहाँ नहीं पढ़े? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़े थे। बर्थ रेट, डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पढ़ा था ना बेटा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सब पढ़े थे ना बाबू। अब हम तीनों देशों के पढ़ने जा रहे हैं और तीनों देशों के कंपेयर करने जा रहे हैं कि क्या हालात थे। ठीक है जी, मैं इनका एनालिसिस नहीं पढ़वाऊंगा, मैं एनालिसिस अपना करूंगा। अब बाबू 2 बातें, पहले तो ये 2 बातें समझ लो। ऐसा हो सकता है कि पेपर में सारे के सारे फैक्टर दे दे, आपको कहे एनालाइज कर दो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये भी ना दे, आपको कह दे कंपेयर कर दो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान को ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक फैक्टर्स। तो ये टेबल भी लिखनी पड़ेगी, एनालिसिस भी खुद करना पड़ेगा, ये सारा सेट रखना है। बस आईडी इसलिए मुश्किल है कि एक ही टॉपिक में 18 स्टैट्स हैं, इसलिए आईडी मुश्किल है, क्योंकि कुल मिला के देखो तो 200-250 स्टैट्स हो जाते हैं। अब एक ही टॉपिक में 18, मैं भी क्या करूं? क्या हर टॉपिक में 18 है? नहीं बेटा, एक आध टॉपिक फंस जाता है, क्या करें, मजबूरी है। मुझे सब याद है, आप अपना देखो, बस एक एक स्टार्ट बता दूंगा पूरी आईडी का। ठीक है, समझ में आ रही है बात। पेपर में हो सकता है ये आए, आपको कह दे एनालिसिस करो, और ऐसा भी हो सकता है कि पूरा ना आए, 1, 2, 3 फैक्टर दे दिए, 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 फैक्टर दे दिए, आपको कहा एनालिसिस कर दो। 6 के 6 का एनालिसिस मुझे तो सिखाना है आपको। ठीक है, आओ सब सामने देखेंगे बेटा। स्टैट्स पुराना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एनसीईआरटी अभी अपडेट नहीं हुई लेटेस्ट, जब तक नहीं हुई तब तक पुराना चलेगा, अपडेट होगी तो देखेंगे। ठीक है, अब सुनना बाबू, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान तीनों को कंपेयर किया गया। एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इन मिलियंस, ये मिलियंस में पॉपुलेशन है, अगर आप करोड़ में चाहो तो ये 135.2 करोड़ हो गए। ठीक है जी, और ये 139.3 करोड़ हो गए, और ये 21.2 करोड़ हो गए। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ प्लीज, सामने देखते रहना, मैं अपना एनालिसिस बता दूं। अगर मुझे पेपर में ये आ जाए तो मैं क्या लिखूंगा बाबू? मैं लिखूंगा इंडिया इज द हैबिटेट ऑफ वर्ल्ड्स 18% पॉपुलेशन। इंडिया में दुनिया के 18% लोग रहते हैं, एंड चाइना इज द हैबिटेट ऑफ वर्ल्ड्स 20% पॉपुलेशन। चाइना में दुनिया के 20% लोग रहते हैं, यानी कि दुनिया में हर 6ठा आदमी या तो इंडियन है या चाइनीज है। पूरी दुनिया में हर 6ठा आदमी जो आपको दिखाई देगा या इंडियन है या चाइनीज है, यानी कि टोटल वर्ल्ड की 38% पॉपुलेशन इन्हीं दोनों कंट्री में रहती है। जबकि पाकिस्तान एक छोटी कंट्री है बेटा, एज पर पॉपुलेशन इट इज 1/10 ऑफ इंडिया और 1/10 ऑफ चाइना, कुछ भी कह लो, उनका 1/10 है बस। 1/10 ऑफ इंडिया या 1/10 ऑफ चाइना है, लेकिन बाबू ह्यूज पॉपुलेशन होना
लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन होना इज द हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ ग्रोथ। गवर्नमेंट हैज टू इंकर अ ह्यूज मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर बहुत खर्चना पड़ता है। अब देखो ना यार, कितने सारे सरकारी हॉस्पिटल बनाए, कितनी सरकारी यूनिवर्सिटी खोले, कितने सरकारी स्कूल खोले भाई। इतना बड़ा पॉपुलेशन होना इज द हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ ग्रोथ। आप देखो जो देश छोटे हैं, जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, कितनी जल्दी से डेवलप्ड हो जाते हैं। 135 करोड़ लोगों को संभालना, सबको आगे लेकर चलना, गवर्नमेंट तो पैसे खर्चते करते मर जाती है। इस गली की सड़क बनाती है, पता लगता है दूसरे की टूट गई, दूसरे की तो तीसरे की, यही कहानी चलती रहती है एक शहर में। देश तो बहुत बड़ा है। गवर्नमेंट के एंगल से सोचो तो सही, हम अपनी अपनी सिचुएशन रखते हैं, सरकार भी तो मजबूर है। मानते हो ना, लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन इज द हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ ग्रोथ। तो बाबू मैं इतनी बातें लिखता सिर्फ पॉपुलेशन को समझाने के लिए। समझ में आएगा? पक्का से क्या लिखोगे? चुप रट, मतलब वो मत सोचो कि बस लिख देंगे छोड़ देंगे। पेपर में एनालिसिस आपको लिखना है, मुझे नहीं। इंडिया इज द हैबिटेट ऑफ वर्ल्ड्स 18% population. China is the habitat of world's 20% population. Together, these countries are the habitat of world's 38% of the population. China, Pakistan is a small country. It is 1/10 of India और 1/10 of China. कुछ ही कह दो, ठीक है। फिर large size of population is the hindrance in the path of growth. Government has to incur a huge maintenance expenditure. खत्म। समझ आइए एक बात। एक आगे बढ़े बाबू, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, हर साल कितनी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। इंडिया में बेटा 1.03%, चाइना में 0.46%, पाकिस्तान में 2.05। समझना ढंग से बाबू। किसी टाइम पर ना चाइना ग्रो कर रहा था 1.33% से, लेकिन 1979 में, अब सुन लो बेटा, बहुत काम की बात बोलने जा रहा हूँ। 1978 में ही बेटा चाइना ओवर क्राउडेड हो चुका था और उनके देश को भी समझ में आ गया हम ग्रो नहीं कर पाएंगे अगर इसी रेट से बढ़ते रहे। 1.33 के रेट से बढ़ रहे थे। सर आपको लग रहा होगा 1% से बढ़ जाना या 1.3% से बढ़ जाना क्या दिक्कत है? बाबू दिक्कत तब है जब आपके देश की पॉपुलेशन 135 करोड़ हो। हर साल 1% बढ़ोगे तो भी बेटा 1,35,00,000 लोग बढ़ जाएंगे। 1.5-2% से बढ़ोगे 2-3 करोड़ तक पहुंच जाओगे हर साल। ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ है। इंडिया के कंपैरिजन में उनके पास ज्योग्राफिकल एरिया 3 गुना है। ऑस्ट्रेलिया इज 3 टाइम्स ऑफ इंडिया, 3 गुना है। वहाँ घर पता है कैसे होते हैं? दीवार से दीवार नहीं मिली होती। हमारा तो बस चले पड़ोसी की दीवार पे ही अपनी दीवार खड़ी कर दें। वहाँ हालात ये हैं भैया, एक घर नोवेश कैम्प में तो एक घर जाकर आपको नजर में आएगा बेरीबाग में। इतना स्पेस लोगों ने छोड़ा हुआ है। 3 गुना एरिया है ऑस्ट्रेलिया के पास हमारे कंपैरिजन में, और हम हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं, हर साल। इंडिया इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 1.03%। बाबू 135 करोड़ का 1% भी बहुत बड़ा है। चाइना ने लेकिन ये काम ना बहुत पहले सुधार दिया था। 1979 में ये पॉलिसी लाए थे, 1 चाइल्ड पॉलिसी। ईयर याद रखना है, कब? 1979, 1 चाइल्ड पॉलिसी। दूसरा बच्चा जहाँ हुआ मार देंगे, हॉस्पिटल में ही खत्म कर देंगे, गोली मार देंगे, गर्दन काट देंगे। इन 1979 वो पॉलिसी ले आए थे। या दूसरा बच्चा उठाकर मिलिट्री में ले जाते थे, आर्मी में ले जाते थे, या बेटा वहीं खत्म कर जाते थे हॉस्पिटल में। पुलिस आती थी बकायदा, आर्मी आती थी मारने बकायदा। इतने साल इन्होंने पॉलिसी रखी, इतने साल, 40 साल रखी। अब जाकर इन्होंने दोबारा पॉलिसी को चेंज कर दिया, क्योंकि चाइना में इस टाइम मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन बेटा बुजुर्ग पॉपुलेशन है। वहाँ यंगस्टर बहुत कम है, और चाइना को एक डर सता रहा है कि दिक्कत होगी यंगस्टर की कमी होने से। इंडिया के पास पॉपुलेशन ज़्यादा, पर इंडिया के पास एक और एडवांटेज है कि मोस्ट पॉपुलेशन इंडिया की यूथ है। तो चाइना ने अब जाकर अपनी पॉलिसी बदली है कुछ 4-5 साल पहले। 40 साल एक ही पॉलिसी पे काम करते रहे, 1 चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है।
बाबू देखो, पाकिस्तान का रेट चाहे 2% है पर उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी पॉपुलेशन 21 करोड़ है, इनके कंपैरिजन में बहुत कम है, 2% से भी बढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 42 लाख हर साल ही तो बढ़ रहे हो। बट बाबू इंडिया का रेट बहुत अलार्मिंग है। इंडिया विल सोन क्रॉस द चाइनीज पॉपुलेशन। अब मुझे बहुत सारे बच्चे ज्ञान देने लगेंगे इंडिया क्रॉस कर चुका है, मुझे भी पता है, पर इस हिसाब से देखोगे, कंपेयर करोगे, ये देखो, जब इसको देखोगे तो यही तो लिखोगे कि इंडिया जिस रेट से ग्रो कर रहा है वो बहुत अलार्मिंग है, दैट इंडिया विल सोन क्रॉस द चाइनीज पॉपुलेशन। फिलहाल तो यही लिखना, नया स्टैट है ही नहीं। जब हमें भी पता है करंट में हम क्रॉस कर चुके हैं चाइना को। समझ में आई बात? पक्का से एनालिसिस दिख रहा है कितना तगड़ा है। इसको स्टैट को रटना कोई गेम नहीं है, एनालिसिस करना ही गेम है। ठीक है, अब वो इस चैप्टर पे आपकी मास्टरी होनी चाहिए, ध्यान रखना। 10 नंबर का चैप्टर है ये, अकेला खा के जाना इसको तो। ठीक है, एक सेकंड आज भी पोस्ट करना। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाकी एनालिसिस कल करेंगे। बाय बाय।